चलिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लेक्चर नंबर 5। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो इनके एग्जांपल्स हैं, किस तरह के छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो लिफ्ट वाली प्रॉब्लम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, फर्स्ट लॉ से कहानी शुरू हुई थी। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो भी बॉडी अगर रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है वो मोशन पे रहेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि मैम इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बेटा रेस्ट का हो सकता है, मोशन का हो सकता है, डायरेक्शन का हो सकता है। यानी कि बॉडी की इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहती है, या वो मोशन में, वो मोशन में रहेगी, या उसका डायरेक्शन अगर जो चल रहा है वही डायरेक्शन रहेगा अनटिल और अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई बात समझ में? तो फर्स्ट लॉ से हमारे पास एक तरीके से क्या आता है? फोर्स डिफाइन करता है फर्स्ट लॉ। ओके, सेकेंड लॉ हमारे पास क्या कहता है? देखो, फर्स्ट लॉ में ये कहता है कि अगर मैं ये जो मैंने थ्योरी में बोला आपको, अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा? एफ नेट अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन नेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर नेट फोर्स एक बॉडी के ऊपर जीरो है तो उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है आपके पास। अगर वो मोशन में है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है आपको? कि जो फोर्स अप्लाइड है, जो नेट फोर्स अप्लाइड है, यस, होमवर्क जो दी थी मैं सेंड की थी, सही था? वो मैं चेक करूंगी बेटा, अभी क्लास के बाद करूंगी। मैंने देख लिया था वैसे ऊपर से तो ठीक लग रहा था मुझे, बाकी प्रॉपर मैं चेक करूंगी। यस मैम। ठीक है, फोर्स अप्लाइड जो होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिखते हैं हम इसको? एफ नेट जो एक्सटर्नली आपका अप्लाई किया है दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय में डेल्टा टी। इसको आप क्या लिख सकते हो? पी फाइनल माइनस में पी इनिशियल डिवाइडेड बाय में डेल्टा टी। ठीक है, इसी का हम लोगों ने एक स्पेशल केस किया था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अगर मास आपके पास कांस्टेंट है, यहाँ पे आप इसको क्या रख सकते हो? मास इनटू में वेलोसिटी होता है ना, मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू में वेलोसिटी। ठीक है, अगर आप पुट करते हैं, जैसे फाइनली उसका मास m है, वेलोसिटी जो v है, और इनिशियल उसका मास m था, वेलोसिटी u है, यानी मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं होगा बाय में चेंज इन टाइम। ठीक है, तो इसको आप लिख दो dt। तो m यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? v माइनस में u बाय में dt। अब ये क्या हो जाता है आपके पास? एक्सेलरेशन, मास इनटू में एक्सेलरेशन। dt या t लिख दो, अगर आप सिंपल उसमें करो तो t कर लो यहाँ पे। ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की है, टी टी, और ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, वहां से आपके पास ये v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एम होता है। लेकिन ये होता है स्पेशल केस, ठीक है, जब आपके पास मास कांस्टेंट होता है, अदरवाइज आप इसको बताएंगे अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज सेकंड लॉ। थर्ड लॉ हमारे पास क्या कहता है? सबको पता है, फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. There is equal and opposite reaction. यही होता है ना, ये तो पढ़ा है सबने। यस मैम। ठीक है, इसको लेके हम लोग कई बार एक दूसरे पे कमेंट करते हैं ना कि ऐसे मत कर, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, मुझे बताना कि देखिए यहाँ पर एक वर्ड हम यूज करते हैं एक्शन रिएक्शन। काफी जगह आपने देखा होगा एक्शन रिएक्शन की, एक एक्शन होता है उसके अगेंस्ट आपको एक रिएक्शन मिलता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओगे जो मैं फोर्सेस आपको दिखा रही हूँ कि वो एक्शन रिएक्शन है या नहीं है। जैसे कि अगर मान लो ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक के ऊपर एक ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगता है, जिसको हम लोग नीचे लिखते हैं। मान लो इसका जो ब्लॉक का मास है वो कितना है? m है, तो नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा? mg लगेगा। इसके अलावा हम लोगों ने कौन से फोर्सेस डिस्कस करे थे? नॉर्मल रिएक्शन, जहां नॉर्मल पे रिएक्शन। कॉन्टेक्ट है, सरफेस कॉन्टेक्ट में है, ये नीचे वाला सरफेस ऊपर वाले पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, और ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है
वो नीचे बॉडी पे या सरफेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कौन से हैं? बताओ। मैम एन एन एक्शन रिएक्शन है, यस मैम। ये नहीं है? एक mg फोर्स नीचे लग रहा है और उसी बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, मैम ये भी है। ये भी है। देखो, मैम अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इसका, ब्लॉक का, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है सरफेस की वजह से ऊपर की तरफ, ऐसे। ठीक है, और एक बॉडी की वजह से सरफेस पे लगता है ऐसे। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को पहचानने के। रूल्स देखो, सबसे पहले क्या होता है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। अब यहाँ पर जो mg है वो आपके पास किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे लग रहा है। यस ये जो मैम। ब्लॉक है इस पे mg लग रहा है और इसी के ऊपर सरफेस की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो ये सेम बॉडी के ऊपर फोर्सेस हो गए हैं। इसका मतलब ये एक्शन रिएक्शन जो पेयर है नहीं है। ठीक है, एन और एन Yes, यानी ma'am. कि आपके पास सरफेस की वजह से जो ब्लॉक पे लगा नॉर्मल रिएक्शन, और फिर ब्लॉक की वजह से एक सरफेस पे लगा, डिफरेंट बॉडीज पे लगे, नहीं? अगर आप इनका नेट करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग बॉडीज पे, अगर सेम बॉडीज पे लग रहे होते तो कैंसिल होते। यस मैम। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर। एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर। इसका मतलब क्या? देखो, जैसे यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि mg वाला जो फोर्स है वो ग्रेविटी की वजह से है, और जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो सरफेस के ऊपर आ रहा है, सरफेस फोर्स है। ठीक है, तो ये दोनों नेचर अलग है। यानी अगर आप पेयर देखें, जैसे नॉर्मल रिएक्शन का नॉर्मल रिएक्शन के साथ है, टेंशन का टेंशन के साथ मिलेगा। ग्रेविटी वाला फोर्स की अगर हम बात करें, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ग्रेविटी वाला फोर्स mg लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ के ऊपर mg फोर्स लगाएगा, और ये अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे mg फोर्स लगाती है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता जो अर्थ पे लगता है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और ये फोर्स बहुत छोटा सा है, जिसकी वजह से कोई इम्पैक्ट हमें शो नहीं होता। ठीक है, तो इस सेम नेचर में आपको मिलेंगे। थर्ड आपके पास क्या है? फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जितने भी फोर्सेस हैं ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर यहाँ बात कर रहे हो आप कि एक ब्लॉक की वजह से सरफेस पे लगा, सरफेस की वजह से ब्लॉक पे लगा, पहले तो डिफरेंट बॉडीज पे हैं, सेम नेचर के हैं, और ये पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे जब भी आपको एक्शन रिएक्शन फोर्सेस पहचानने हैं, कि दे शुड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड दे शुड बी ऑफ सेम नेचर एंड फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अगर मैं यहाँ पर लिखूं फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू सरफेस, this is equal to negative of force on surface due to block, equal and opposite लगते हैं बेटा। clear to all of you? यस मैम। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन है, a monkey of mass m is equal to 20 kg is climbing on a rope with acceleration 2 meter per second square. ब्रेकिंग फोर्स दे रखा है आपको स्ट्रिंग का इज 150 न्यूटन, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर मान लीजिए कोई भी मंकी है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे इसने इसको पकड़ा हुआ है। ओके, तो इसका मास आपको गिवन है, कितना है? 20 kg। ये रोप के ऊपर क्लाइंब कर रहा है विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है? 2 पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में, और ब्रेकिंग पॉइंट दे रखा है स्ट्रिंग के ऊपर कि कितना वो फोर्स सहन कर सकता है स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अभी देखो, अगर आप यहां देखेंगे कि ये मंकी अगर क्लाइंब कर रहा है, तो ये मंकी स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएगा ना, नीचे की तरफ ऐसे खींचेगा ना, तभी तो अपने आप को ऊपर खींच पाएगा। बताओ जरा। यस तो मैम। इस स्ट्रिंग के ऊपर एक मंकी ने फोर्स लगाया, और स्ट्रिंग के ऊपर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो स्ट्रिंग में क्या आ जाता है? टेंशन। यस मैम। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर क्या आ जाएगा? टेंशन। फोर्स से एफ से खींचा तो उसके इक्वल एंड अपोजिट एक टेंशन आ जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ पर ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हो गए, ठीक है। दिस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल, ये टेंशन की वजह से जो है वो जो है मंकी वो स्ट्रिंग के ऊपर चढ़ पाएगा, वो क्लाइंब कर पाएगा।
मंकी ने फोर्स F लगाया, स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन ऊपर की तरफ लगा, उसने उसको होल्ड किया हुआ था और वो अपने आप को ऊपर खींच पाएगा। ठीक है, तो आपको ये टेंशन निकालना है। अब यहाँ पर देखो, इसका एफबीडी बनाओ। एफबीडी आपको बहुत इजी कर देता है चीजों को। जैसे एक तो मंकी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, मंकी के ऊपर एक लगेगा नीचे की तरफ mg, एक इसके ऊपर लगेगा ऊपर की तरफ टेंशन T। ठीक है, और इसका मोशन किधर है, ऊपर की तरफ ही है। एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसकी अगर इक्वेशन लिखे तो हम कैसे लिखते हैं, T माइनस में mg दिस इज इक्वल टू, अब नेट फोर्स मिल गया ना। नेट फोर्स क्या होता है, नेट मास इनटू में एक्सेलरेशन। नेट मास क्या है, मंकी का मास इनटू में जो उसका एक्सेलरेशन है, वो आपको ऑलरेडी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से टेंशन क्या हो जाएगा, mg प्लस में ma। यहाँ से आप m कॉमन ले लीजिए, g प्लस में a। तो m कितना है 20, g कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है 2। ठीक है, ये आपके पास कितना हो गया 20 इंटू में 20। यही हो गया। तो ये हो Yes, गया ma'am. 2 2 4 2 1 240 न्यूटन। अब अगला सवाल आपसे अभी पूछा नहीं है, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने उसमें लिख दिया कि ब्रेकिंग फोर्स 150 न्यूटन है। पर मैं ये पूछ लूं, क्या मंकी क्लाइंब कर पाएगा? जो मंकी ने फोर्स लगाया जिसकी वजह से टेंशन आया, वो कितना आया 240 न्यूटन, और ब्रेकिंग पॉइंट है 150 न्यूटन। टूट जाएगा स्ट्रिंग, वो चल ही नहीं पाएगा उसके ऊपर। आई बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला करके देखो। A monkey of mass 80 kg climbing on a rope with what maximum acceleration the monkey can safely climb up the rope। ठीक है, और उन्होंने आपको ब्रेकिंग पॉइंट दे दिया है कि 1000 न्यूटन टेंशन बियर कर सकता है एक स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस टेंशन को लेके एक्सेलरेशन निकालो, वही मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम बना लो जरा। आपने स्ट्रिंग ले लिया और इसके ऊपर आपने मंकी को क्लाइंब करना देखना शुरू किया, वो क्लाइंब कर रहा है। यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ए मैक्सिमम कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर चल सकता है। ठीक है, इसका एफबीडी बनाओ। ये एक फोर्स लगाएगा स्ट्रिंग पे, उस फोर्स की वजह से क्या होगा, स्ट्रिंग पे एक टेंशन आएगा जिसकी वजह से मंकी क्लाइंब कर पाएगा। ठीक है, और इसका एफबीडी आप बनाएंगे, नीचे की तरफ आएगा इसका mg, ऊपर की तरफ क्या आएगा टेंशन T, और मोशन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ए मैक्सिमम आपको निकालना है। ठीक है, टेंशन की वैल्यू आप पुट कीजिए, ये 1000 न्यूटन, आपके पास ए मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। दो मिनट है आप लोगों के पास। गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग बेटा। मुस्कान, आपने पूछा था ना बेटा इनर्शिया क्या होता है, या नाजो ने पूछा था? किसी ने भेजा हुआ है मुझे। मैंने पूछा था। हाँ नाजो, मैंने अभी वैसे बताया क्लास की स्टार्टिंग में। इनर्शिया होता है इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, डायरेक्शन उसका सेम चलता रहेगा अनटिल और अनलेस आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता। ठीक है, इसलिए हम एक बार रिपीट करना। मैम 2.5 आएगा। यस मैम 2.5 आ रहा है। 2.5, यस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस मैम, आ गया। मैं आपको लास्ट में बताती हूँ इनर्शिया प्रॉपर तरीके से, वैसे मैंने बताया है, लास्ट में डिस्कस करते हैं एक बार। ओके, सो आप लोगों ने निकाल दिया है, वेल डन। यहाँ पर क्या आएगा T माइनस में mg दिस इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। टेंशन अब आप क्या लेंगे फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जितना वो ब्रेकिंग पॉइंट सेंड कर सकता है उतना टेंशन अब ले लेते हैं, 1000 न्यूटन। हाँ, माइनस में मास कितना है, इसको इधर 80 इज इक्वल टू 80 इंटू में g प्लस a।
जी कितना है 10 और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 8। निकालना है तो, अच्छा ये तो हमको निकालना ही है, कॉमन लेके क्या फायदा है। ये हो जाएगा आपके पास माइनस में 80 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय में m कितना है 80, दिस इज योर एक्सेलरेशन a मैक्सिमम। ठीक है, ये आपके पास कितना आया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आया ना सबका? यस मैम। यस मैम। तो दिस Yes, इज, और अच्छा मैम कुछ थोड़ा बहुत एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। एग्जांपल देखिए, एक्शन रिएक्शन पेयर के आपके डेली लाइफ में क्या क्या एग्जांपल्स है? कुछ डेली लाइफ एग्जांपल बताओ। मैम हम बताएं? क्या बोल रहे हो? हाँ बताओ। एक टेबल है, उसके ऊपर बुक रखी है, तो वो बुक का वेट टेबल मतलब वो एक्शन रिएक्शन का एक यस, एग्जांपल है। यहाँ से एक पॉइंट भी निकल के आता है कि ये आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ जो लग रहा है ये रेस्ट पे भी लगता है और मोशन पे भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास मान लो एक बुक अगर रखी है, ठीक है, तो वो रेस्ट पे रखी है, हम क्या बोलते हैं कि उसके ऊपर एक ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगता है, एक सरफेस की वजह से एन लगता है, और यहाँ पर ब्लॉक यानी बुक की वजह से सरफेस पे लगता है। तो ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे होने का मतलब क्या है कि ये फोर्सेस बैलेंस है जो बुक पे लगने वाले हैं, यानी एन इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाता है mg। तो जरूरी नहीं है हर केस में एन इक्वल्स टू mg आता है, पर इस केस में आपके पास सेम आ रहा है क्योंकि बुक हमारे पास रेस्ट पे है। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, देखो आप ऊपर नीचे माइनस करते हैं जो भी एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के हिसाब से। इसके अलावा कुछ एग्जांपल है, जैसे स्विमिंग हो गया। मैम जब हम बॉल को थ्रो करते हैं बॉल पर, मैम बॉल वापस भी आती यस, ठीक है, स्विमिंग में कैसे, मान लीजिए आप पानी को अपने हाथों से पीछे की तरफ पुश करते हैं तो आप आगे स्विम कर पाते हैं क्योंकि पानी की वजह से आपके ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक है, वॉकिंग हो गया सबसे कॉमन एग्जांपल, आप लोग चल पाते हैं, आपकी Yes, हील से ma'am. क्या होता है, एक फोर्स लगता है ऐसे पीछे की तरफ। ठीक है, जिसके अपोजिट आपको एक रिएक्शन फोर्स मिलता है आगे की तरफ। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। जो ऊपर वाला कंपोनेंट है उसके वेट को बैलेंस करता है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वजह से आपका जो मोशन है वो हो पाता है। बुलेट कार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, वहां पर भी ऐसे ही सेम चीजें होती हैं। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल? मैम घोड़ा गाड़ी को इसीलिए खींच पाता है, उसमें भी एक्शन हाँ, रिएक्शन लगता ये है। मैंने अभी यही बोला ना, बुलक और कार्ट वाला जो प्रॉब्लम है। अच्छा, और रॉकेट्स वाला हो गया। रॉकेट्स में क्या होता है कि बहुत सारा गैस जो है पीछे से एस्केप होता है, जिसकी वजह से एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से क्या होता है, रॉकेट पे एक फोर्स लगता है। ठीक है, तो आपके पास रॉकेट वगैरह के केसेस में भी यहाँ पर ये थर्ड लॉ लग रहा है। और बताओ, जो आपको प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स जो मिलने वाले हैं वो है फायरिंग ऑफ द गन, फायरिंग फ्रॉम गन। ठीक है, तो क्या होता है, मान लो आपके पास एक गन है, यहां से जब बुलेट आगे जाती है तो गन की वजह से एक बुलेट पे फोर्स लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बुलेट की वजह से गन पे एक फोर्स लगता है पीछे की डायरेक्शन में। इसलिए कभी आपने देखा हो ये चीज कि जब आप जो सबने पबजी वगैरह सब खेलते हो तो वहां पे आप रिकॉइल रिकॉइल टर्म सुनते हैं ना, Yes, ma'am. तो इसमें Yes, पीछे मैम की कंट्रोल तरफ करना पड़ता रिकॉइल होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब फायरिंग आप कर रहे हैं उसको बहुत टाइटली पकड़ें। जब आप उसको टाइटली पकड़ते हैं ना तो क्या होता है कि गन के मास में आपका मास जो है या गन के वेट में आपका जो वेट है वो ऐड हो जाएगा। अब वो बहुत ज्यादा वेट होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, पीछे की तरफ जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। वो मैं बताऊंगी अभी आपको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हम ये चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ये समझो कि यहाँ पर थर्ड लॉ लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक फोर्स लगता है बुलेट पर गन की वजह से, और एक लगता है आपके पास गन पे बुलेट की वजह से, जो कि इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हाँ, एक क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल पूछा जाता है कि सैंडी जो लैंड है, मतलब जहां बहुत मिट्टी वगैरह होती है या आइस अगर है तो वहां पर चलना डिफिकल्ट होता है, ऐसा क्यों होता है? वो यही कारण है कि जब आप सैंड वाली जगह पे चल रहे हैं जहां बहुत मिट्टी है तो जो रिएक्शन फोर्स है वो बहुत ही लिटिल आता है, जिसकी वजह से आपको चलने में दिक्कत आती है। क्योंकि आप जैसे ही पैर रखते हैं वो फर्म नहीं होता, वो डिस्प्लेस हो जाती है ना, सैंड पीछे की तरफ हट जाती है सैंड, तो चलना डिफिकल्ट होता है। सेम टू सेम चीज हमारे पास आइस में होती है, वहां पर भी हमारे पास रिएक्शन फोर्स में दिक्कत आती है हमको। और एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी कील को ठोकते हैं,
तो उस केस में ऐसे बोला जाता है कि उसको कस के पकड़े। मान लीजिए एक ब्लॉक है आपके पास, ये ब्लॉक है और इसमें मुझे कील को ठोकना है, तो मैं कैसे करूंगी, इसको पकड़ूंगी। अगर मैं इसको नहीं पकड़ूंगी तो क्या होगा, जैसे ही आप उस पर हथौड़ा लगाएंगे कील भी ऊपर की तरफ आएगी और ये भी ऊपर की तरफ आएगा। वो ऐसा क्यों हो रहा है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की वजह से हो रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, एक आप फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से क्या होगा, उसके ऊपर भी तो फोर्स लगेगा ना वापस। आई बात समझ में? ये यस तो मैम। Yes, ma'am. एग्जांपल्स हैं और ऐसे हजारों एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, बट इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। आगे चलते हैं। अब आता है आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। देखो, अगर मान लो आपके पास एक लिफ्ट है, इस टॉपिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान से सुनना। मान लो इस लिफ्ट के अंदर एक आप लोगों ने क्या रखा हुआ है, वेइंग मशीन रखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर एक बंदा खड़ा है आराम से मस्त। ठीक है, तो अभी कुछ भी मोशन वगैरह नहीं, वो आराम से उसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो वेइंग मशीन में कुछ ना कुछ मेजरमेंट आता है ना आपको। वेइंग मशीन में क्या मिलेगा कि भाई उसका कितना वेट है। आप बोलते हो, जैसे अगर आप चेक करते हो अपना वेट, आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, आप क्या बोलते हो कि ये मेरा 60 kg, 50 kg, 55 kg वेट है, ऐसे ही बोलते हो ना? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस मेन का हम एफबीडी बनाते हैं, इसका एक वेट लगता है नीचे की तरफ। अब इस मेन के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ड्यू टू सरफेस ऊपर की तरफ, राइट? और ये पर्सन जो है, ये इस सरफेस के ऊपर लगाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरह। तो जो आपको वेइंग मशीन में मिलता है ना, वो ये नॉर्मल रिएक्शन मिलता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये जो mg होता है ये तो पर्सन के ऊपर लग रहा है। वेइंग मशीन पर कितना फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ही तो वेट आएगा ना। आपका ये जो mg है ये तो पर्सन पे लगा ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ। ठीक है, सरफेस की वजह से पर्सन पे ऊपर की तरफ लगा नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, मतलब वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो पर्सन की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है वेइंग मशीन पर। तो एक्चुअली वो मेजर क्या कर रही है, वो ये रिएक्शन फोर्स मेजर कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मेजर कर रही है। आई बात समझ में? आपकी बुक्स में यहाँ पर आर वैल्यू में भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ मैं एन से नॉर्मल रिएक्शन दिखा रही हूँ, बुक्स में वो आर से दिखा देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट केस है, ये सब कुछ रेस्ट पे है। तो अगर रेस्ट पे है तो हमारे पास क्या हो जाता है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास n इक्वल्स टू mg है। तो इस केस में हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन वो मेजर कर रहा है वो वही आता है जो आपका वेट है। आई बात समझो? बट ऐसा होना कोई हर बार जरूरी नहीं है। ये आपके पास केस नंबर 1 है। अब केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अब मान लो जो आपका लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर अगेन आपका क्या है, वेइंग मशीन है, और ये आप इसके ऊपर खड़े हैं मान लो, और लिफ्ट अब चल रही है ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब अगर हम इसका एफबीडी बनाएं तो बताओ क्या बनाऊं मैं? मैन का एफबीडी बनाते हैं, तो इसका एक तो वेट लगेगा नीचे की तरफ mg। ठीक है, एक इसके ऊपर लगेगा ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब बार बार मैं नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड वाला नहीं दिखाऊंगी, मैं ये n निकाल लूंगी। ये n से मेरे पास जो सरफेस पे यानी वेइंग मशीन पे जो n लग रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो और ये मोशन क्या है इसका, ऊपर की तरफ। तो इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, n माइनस में mg दिस इज इक्वल टू ma, ऐसे ही लिखेंगे ना। नेट फोर्स किधर लग रहा है उसको, उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। जिस तरफ नेट फोर्स लगता है उसी तरफ आपका एक्सेलरेशन है, या जिस तरफ एक्सेलरेशन है आपका उसी तरफ नेट फोर्स होगा। ठीक है, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। अब यहां से n निकाल लेते हैं। n देखो क्या है आपके पास, m इंटू में g प्लस में a। जो रेस्ट पे उसका वेट आ रहा था mg, अब कितना आ रहा है mg प्लस एम ए। यानी आप कभी भी आप लोगों ने लिफ्ट में ट्रेवल किया होगा तो आपको ऊपर जब लिफ्ट जाती है तो आपको भारीपन महसूस होता है नहीं होता? यस यस मैम होता है। दिस इज द रीजन। यस मैम। क्योंकि जब ऊपर जा रहे हो आप तब आपके पास जो एम ए है वो ऐड होता है। जो लिफ्ट का ऊपर की तरफ मोशन है, एक्सेलरेशन जो उसकी वजह से एम ए जो कंपोनेंट है वो ऐड हो रहा है। इस जी प्लस ए को हम लोग क्या बोलते हैं, जी इफेक्टिव। ठीक है, ये आपका एक्चुअल वेट था। जो mg है वो आपके पास एक्चुअल वेट होता है। फिर ये आप नॉर्मल रिएक्शंस के फॉर्म में जो लेके आ रहे हैं इनको एपरेंट वेट बोलते हैं। n इज इक्वल टू mg प्लस m क्या हो गया, उसका एपरेंट वेट। उसको कुछ भारीपन महसूस हो रहा है, दैट इज एपरेंट वेट। क्लियर ये बात सबको, सभी बच्चों को? यस, फिजिक्स लग रहा है। यस विवेक बोलिए। यस मैम। मैम ये जो एक्सेलरेशन है एम में,
ये ऊपर वाले को देखा जाएगा जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है। हाँ बेटा, नेट आपने सेकंड लॉ जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, एफ नेट क्या होता है? हम लोगों ने जो टेंशन वगैरह वाले क्वेश्चंस किए थे, ब्लॉक्स वाले भी करे थे ना, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स जिधर होगा, मान लो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, चलो ये मेरे पास एक रिमोट है, आप इस पे इस तरफ फोर्स लगाओगे, एक बंदा इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये जो रिमोट है वो किस तरफ मूव करेगा? जिस तरफ उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है, ये तो बात है ना। Yes, तो sir. जिस तरफ आपके पास फोर्स ज्यादा है या आपके पास कोई फोर्स का कंपोनेंट बच गया, बाकी सब कैंसिल हो गए, मान लो इसमें ऊपर भी फोर्स है, नीचे भी, साइडों में, एक डायरेक्शन में एक फोर्स का कंपोनेंट बच गया, उसी डायरेक्शन में उसका मोशन है और उसी तरफ उसका वेलोसिटी का चेंज होगा और उसी तरफ उसका एक्सेलरेशन का चेंज होगा। आई बात समझ में? होगा सब। क्या कह रहे हो? हम सब एक ही डायरेक्शन में होगा। हाँ, नेट आप ये सोचो ना, आप किसी भी चीज पे धक्का लगा रहे हो तो वो किस तरफ मूव करेगा? आपकी तरफ थोड़ी मूव करेगा। नेट फोर्स जिधर भी आपका नेट फोर्स होगा उसी तरफ तो उसका एक्सेलरेशन होगा ना, उसका स्टेट बदलना। जैसे स्टेट बदलने का मतलब क्या है, मान लो एक बॉडी है, ठीक है, ये 10 kg की बॉडी है, अगर आप इसको इधर से फोर्स लगा रहे हो, इसका पहले 0 है, मान लो इसका स्पीड 0, अब आप इस पे फोर्स लगाओगे, मोशन में आ गया ना, मान लो इस पे आपने इसे पुश कर दिया तो ये आगे की तरफ खिसक के यहाँ आया, कुछ इस पे वेलोसिटी आ गई, चेंज इन वेलोसिटी हो गया ना, पहले 0 था, अभी हो गया। तो वेलोसिटी का चेंज क्या होता है इन टाइम t? एक्सेलरेशन। तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही तो एक्सेलरेशन है ना। नेट फोर्स की बात हो रही है, ऐसे नहीं कि अगर आपके पास इधर भी फोर्स है और आप इस फोर्स की में कर दो। नेट फोर्स किस तरफ है? एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे, इंटरनल फोर्सेस की बात नहीं कर रही मैं, एक्सटर्नल फोर्सेस नेट कितने हैं, किधर है, उस तरफ आपके पास एक्सेलरेशन होगा। क्लियर? नहीं है तो अभी बताओ, मैं एक बार फिर से बताएं, अभी बताते, कोई एग्जाम्पल ही लेते हैं, इससे सही बताती हूँ दोबारा, ठीक है। अभी जैसे मान लो क्लास में अंजलि है, अंजलि ने इस तरफ से इसको 10 न्यूटन से खींचना शुरू कर दिया, अगर इस तरफ से किसी ने फोर्स नहीं लगाया तो ये बॉडी मूव कर जाएगी ना, करी या नहीं करी? जिस तरफ उसने फोर्स करी। अगर इसके अपोजिट अंजलि के अनीता खड़ी है और उसने भी इधर फोर्स लगाना शुरू कर दिया, बट उसने अंजलि से कम फोर्स लगाएगा तो भी ये बॉडी इधर मूव करेगी, करेगी? लेकिन अंजलि ने आज बॉर्नविटा पी रखा था, उसमें बहुत हिम्मत आ रखी है, उसने ज्यादा फोर्स लगा दिया इधर, तो इधर मूव कर जाएगी। यानी नेट फोर्स जिधर है, बॉडी का मोशन उधर है और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना। एक्सेलरेशन क्या है? जिस तरफ उसका वेलोसिटी बदला। मान लो पहले इसका, जब उसने अंजलि ने इस तरफ फोर्स लगाया, इनिशियली वो रेस्ट पे था, अब उसका कुछ वेलोसिटी आ गया, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाय में टी, वेलोसिटी का चेंज बाय में टाइम, ठीक है। उस टी टाइम में उसका कितना वेलोसिटी बदल गया, ठीक है। अगर मान लो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, हम कहते हैं कि वेलोसिटी बदल ही नहीं रही, इसका मतलब उस पे नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। अगर वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होगा जिस तरफ नेट फोर्स है, एक्सटर्नली जो नेट फोर्स रहेगा। आई बात समझ में अभी? यस सर। चलो आगे चलते हैं फिर। ये तो केस नंबर 1 था कि उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, देखो लिफ्ट ऊपर जा रही है ए से, तो बंदा जो उसमें खड़ा है वो भी तो ए से ही ऊपर जाएगा ना, ठीक है, वो मशीन्स के थ्रू उस पर फोर्स लग रहा है लिफ्ट के ऊपर। आगे चलते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में लिफ्ट को नीचे की तरफ हम लोग ले आते हैं। मान लो आप ऊपर मूवी देख के निकले और अब आप सबको नीचे आना है, ऐसे यहाँ मान लो लिफ्ट है और इसके अंदर वही वेइंग मशीन खड़ी है, खड़ी नहीं रखी है मतलब, ठीक है, और यहाँ पर पर्सन मस्त मूवी देख के अभी ये सोच रहे कि आज पैसा वसूल हुआ नहीं, ऐसे सोचते ना कि भाई पैसा लगाया, बढ़िया मूवी गई या नहीं गई। तो नीचे की तरफ मान लो एक्सेलरेशन लिफ्ट का ए है, तो अगर हम इसका एफबीडी बनाए तो इसका एफबीडी क्या होगा? एक नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा जो ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन क्या है? नीचे की तरफ। तो अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो नेट फोर्स किस तरफ हो गया? जिस तरफ एक्सेलरेशन है, तो आप क्या लिखेंगे? mg माइनस में n, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना आ गया आपके पास? m g माइनस में a, यही आएगा ना। तो यहाँ पर g माइनस में आपके पास ये g इफेक्टिव है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? अपरेंट वेट। अब देखो जो उसका एक्चुअल वेट था वो तो mg था, अब उसमें से कुछ कम हो रहा है, नीचे जब लिफ्ट आ रही है तो पर्सन को कैसा फील होता है? हल्का महसूस होता है। आई बात समझ में?
यस मैम। ठीक है, अब इसका हम लोग एक और स्पेशल केस करते हैं। मान लो जो ये लिफ्ट थी और एक कोई एक्सीडेंट हो गया, जो उसका स्ट्रिंग था वो टूट गया, ठीक है, यहां से ब्रेक हो गया, तो क्या होगा? ये जो लिफ्ट है वो कौन सी एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी? मैम फ्री फॉल होगा ना, mg से। जी से, यस। आपके पास A इज इक्वल टू जी हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है अब उसके ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये फ्री फॉल जब करेगा तब देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मानो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, ठीक है, और इसका अगर एफबीडी बनाएंगे आप तो एक तो mg बनेगा, नीचे ऊपर आपके पास क्या बनेगा? नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, ठीक है, और नीचे की तरफ इसका मोशन है A इज इक्वल टू जी। तो अगर आप इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? mg माइनस में n, दिस इज इक्वल टू ma। ma की जगह क्या है? g। ये क्या हो गया? n तो जीरो हो गया, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया। अब उसको क्या महसूस होगा? वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, ठीक है, यहां पर उसको लगेगा उसका वजन ही नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन होता है कांटेक्ट फोर्स, यानी कि अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो है कि कांटेक्ट छूट रहा है, सरफेस से जस्ट कांटेक्ट छूटने वाला है या सरफेस पे जस्ट कांटेक्ट होने वाला जो कंडीशन होता है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू जीरो। आई बात समझ में? अब जैसे अगर आपके पास ये कंडीशन है कि भाई जस्ट कांटेक्ट छूटने वाला है, तो वेइंग मशीन क्या मेजर करेगी? कुछ नहीं मेजर करेगी, वेट कुछ मेजर ही नहीं करेगी, वेटलेसनेस आ गया। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आप लोग झूले वगैरह जो झूलते हैं, जो एक ऐसा कुछ झूला होता है, ऐसे सर्कुलर झूला होता है, यहाँ से सीट्स लगी होती हैं और ऐसे पोल होता है, तो क्या करते हैं ऊपर से उसको फ्री फॉल कराते हैं। देखा ऐसा कोई झूला? यहाँ पर सब Yes, बंदे बैठे ma'am. होते हैं, सडनली एकदम से उसका फ्री फॉल होता है, तो जो पर्सन बैठे होते हैं ना उनको वेटलेसनेस महसूस होती है। और भी स्विंग्स में भी आपने देखा होगा, जब आप बिल्कुल ऊपर से ऐसे एकदम से नीचे आते हैं तो एक फ्री फॉल जैसा सा होता है, उस टाइम आपको पेट में गुदगुदी होती है, मैम नहीं हाफ सेमी सर्कल। मैम हाँ, तो वो गुदगुदी होती है, वो क्या हो रहा होता है कि वो आपको वेटलेसनेस महसूस होती है, ठीक है, आपका बीपी और आपके जो बॉडी का जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है, इसलिए आपको वेटलेसनेस महसूस होती है वो, ठीक है। अब इसमें एक केस और बनता है, अगर आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेटर देन जी हो जाए, अगर आपके पास एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी हो जाए तो क्या होगा भाई? ये लास्ट केस है इसका। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल जो एक्सेलरेशन है वो 2g है, ठीक है, और ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, ओके। इस केस में क्या होगा? जरा ट्राई करो एक बार, इसका वो बनाओ, एफबीडी वगैरह बनाओ, एक बार सॉल्व करके देखो। सभी बच्चे एक बार प्लीज ट्राई कीजिए। एन बताओ मुझे क्या आएगा? मैम हम्म 2mg माइनस में आगे -2mg बोल रहे हो? यस मैम। अच्छा चलो देखते हैं। देखो एक तो इसका वेट mg नीचे है, एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप क्या लिखोगे? mg माइनस में n, दिस इज इक्वल टू m इंटू में 2g, ये लिखोगे ना। a क्या है आपके पास? बिकॉज a इज इक्वल टू 2g, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? माइनस में mg, यही आएगा ना, n को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा। तो ये आपके पास n जो है वो नेगेटिव आया। देखो नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो से शुरू होएगा, जस्ट अबाउट कांटेक्ट में कोई बॉडी आने वाली है, ठीक है, और उसके बाद वो कांटेक्ट में ही है,
ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या है, देखो जीरो पे जस्ट इन कांटेक्ट, अगर कांटेक्ट ही छूट गया तो क्या नॉर्मल रिएक्शन है। अगर एन नेगेटिव है इसका मतलब यही समझ लो कि एन आपके पास जीरो है, कोई कांटेक्ट ही नहीं है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि कोई कांटेक्ट ही नहीं है, यानी कि इस केस में ये पर्सन कुछ ऐसे हो जाएगा, इससे जस्ट इसका थोड़ा सा ऊपर, जस्ट कांटेक्ट इसका छूट गया, मतलब ऐसे समझ लो ये इम्बैलेंस हो गया इसका। तो अब इस केस में क्या होगा कि अब ये पर्सन हवा में हो गया। आपने ऐसे कुछ प्रॉब्लम देखी होगी, भाई टकरा जाता है लिफ्ट में ऐसे, या चिपक जाता है ऊपर कोने में ऐसे, अगर आपने ट्यूशन वगैरह पे भी पढ़ा हो तो ये क्या होता है, मान लो ऐसे कांटेक्ट छूट गया। अब ये कांटेक्ट छूट गया तो ये इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स है, जी लग रहा है इसके ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इस सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ये नीचे जी से जाएगा, जो इसका नीचे की तरफ फॉल है वो जी वाला होगा, और ये लिफ्ट आपकी 2G से जा रही है। अब ये तो धीरे जा रहा है और लिफ्ट ऐसे फास्ट आ रही है, तो क्या होगा, टक्कर हो जाएगी, इसका सर इधर टकरा जाएगा, ये नहीं जाके चिपकेगा लिफ्ट पे। ये एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को कि ये जाके ऊपर कोने पे चिपक जाएगा, नहीं, वो जी से गिर रहा था और लिफ्ट आपकी 2G से गिर रही थी, तो वो फास्ट गिर रही है, वो उसको जाके सीधा सर पे लगेगी, ठीक है, और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये 4 केसेस हैं लिफ्ट के अंदर। एपरेंट वेट करके पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन, नॉर्मल रिएक्शन पूछ सकते हैं, वेइंग मशीन कितना शो करेगी ये पूछ सकते हैं, कब वेटलेसनेस से पूछ सकते हैं, कब भारीपन महसूस हो रहा है, कब हल्कापन महसूस हो रहा है। इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं। टॉपिक क्लियर है सभी को? यस मैम। चलो, मैथ में जा रहा है खाना। क्या कह रहे हो? चलो ये वाला क्वेश्चन करो फिर। विद व्हाट एक्सेलरेशन शुड अ बॉक्स डिसेंड, मतलब वो गिर रहा है, सो दैट अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम placed in it exerts a force mg/4 on the floor of the box। ठीक है, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वो ऑन द फ्लोर ऑफ द बॉक्स। ये नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक बार कोशिश करो, आपके पास 3 मिनट है, आंसर निकालो जरा। कोशिश कीजिए सभी। Come on everyone। योगिता, नाजो बताइए आज आंसर। थ्री mg/4। एम नहीं आएगा, 3g/4। आंसर क्या है आपका? 3g/4। लास्ट मिनट है। ये क्या बोल रहे हैं, देखो लिफ्ट की जगह आप यहाँ पर बॉक्स है आपके पास, ठीक है, बॉक्स में क्या रखा हुआ है? ब्लॉक, ब्लॉक है ना। हाँ, तो ये बोल रहे कि किस एक्सलरेशन के साथ वो डिसेंड करे।
Find with what acceleration should a box descend so that a block of mass m placed in it exerts force mg by 4. अगर इस ब्लॉक का एफबीडी बनाए तो इस ब्लॉक का मास m है तो नीचे की तरफ एक mg वेट लगेगा, फोर्स लगेगा. एक इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. ठीक है, एक इस ब्लॉक की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. यानी आपको बेसिकली निकालना क्या है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ना. ठीक है, वही तो आपके पास एक्सर्ट करेगा ना फ्लोर पे. तो यहां से अगर आप देखें इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस में n, दिस इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन. ठीक है, और फोर्स कितना लगना चाहिए, अच्छा n नहीं निकालना, सॉरी एक्सेलरेशन निकालना है. फोर्स आपके पास लगना चाहिए mg बाय 4, यानी कि mg माइनस में mg बाय में 4, दिस इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन. ये कितना होएगा, mg कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 बाय 4, दिस इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन. m से m कट गया, ये 4 माइनस में 1, 3g बाय 4. आई बात समझ में सबको? यस मैम. तो क्या निकालना था, with what acceleration should a box descend so that a block of mass m placed in it exerts a force mg by 4 on the floor. जो फ्लोर पे ब्लॉक एक्सर्ट करता है वो नॉर्मल रिएक्शन ही होता है. ठीक है, जो ब्लॉक के ऊपर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगता है वो वेट होता है, और जो ब्लॉक के ऊपर सरफेस की वजह से लगेगा, जो बॉक्स की वजह से लगेगा, वो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन होगा. ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि फ्लोर पे कितना लगना चाहिए, mg by 4, तो नॉर्मल रिएक्शन दे दिया है आपको. ठीक है, आपको निकालना क्या, एक्सेलरेशन निकालना है. नीचे की तरफ मोशन है तो नीचे का फोर्स माइनस में ऊपर का फोर्स ऑन द ब्लॉक, सॉरी ऑन द बॉक्स, दैट इज इक्वल टू m इंटू में a. वहां से आपके पास एक्सेलरेशन निकल जाएगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम. ठीक है, एक और ट्राई करो. चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है. फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन लिफ्ट बाय men when lift is at rest. ठीक है, ये लिफ्ट उसने ऐसे पकड़ी हुई है कि लिफ्ट रेस्ट पे है, वो भी रेस्ट पे, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0 है. यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और डेटा दे देती हूँ. मास ऑफ द लिफ्ट, मास ऑफ लिफ्ट कितना है, 30 kg. ठीक है, एंड मास ऑफ मैन 60 kg. ठीक है, कोशिश करो एक बार, इसमें टेंशन वगैरह आएगा, राइट. इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. Force exerted on lift by man when lift is at rest. क्या होगा, n इक्वल्स टू 0 होगा? नहीं अर्पिता, ट्राई करो सभी. प्रियंका, जानशु, काफी दिन हो गए बेटा, आंसर नहीं आया आपका कोई. देखो थोड़ा सा हिंट देती हूँ. अभी अगर उसको लिफ्ट को होल्ड करके रखना है, ठीक है, क्या करा इन्होंने, देखो यहाँ पर एक पुली लगा दी, पुली से यहाँ लिफ्ट को कनेक्ट कर दिया और एक एंड इस पर्सन को दे दिया. तो अब क्या करेगा, अगर वो ज्यादा फोर्स लगा देगा तो लिफ्ट ऊपर जाएगी. ठीक है, कम फोर्स लगाएगा तो लिफ्ट नीचे जाएगी. तो उसको इतना फोर्स लगा के रखना है कि वो रेस्ट पे रहे. यही बात है ना. तो जब वो कोई भी फोर्स लगाएगा तो इसमें क्या आएगी, ऊपर टेंशन आएगी ना. मान लो उसने एफ फोर्स लगाया तो उसके इक्वल एंड अपोजिट एक टेंशन आ जाएगी, एक्शन रिएक्शन यूजिंग थर्ड लॉ, और यही टेंशन यहाँ पर आएगी.
ठीक है, ये टेंशन इसके ऊपर लगेगी लिफ्ट के ऊपर, अगर विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देखें आप। ठीक है, इस पर्सन का एक वेट लगेगा नीचे की तरफ एम जी, और इस पर्सन के ऊपर इस सरफेस की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन, और इस पर्सन की वजह से सरफेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और सरफेस की वजह से पर्सन के ऊपर एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए। अब करो जरा, दो आपके पास एफबीडी बनेंगे, एक लिफ्ट का बना लो, लिफ्ट का भी मास आपको गिवन है ना, तो लिफ्ट का भी आपके पास क्या होगा नीचे की तरफ एम जी, ये लिफ्ट के लिए हो गया। दो एफबीडी बनाइए, फर्स्ट फॉर पर्सन, सेकंड फॉर लिफ्ट। चलो बताओ मुझे, पर्सन के लिए बताओ, मैन के लिए नीचे की तरफ क्या लग रहा है एम जी, mg और ऊपर की तरफ इस पे क्या लग रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन, normal और reaction एक टेंशन भी तो लगेगी ना इसके ऊपर, yes जिसने ma'am फोर्स लगाया उसकी वजह से उसके ऊपर भी एक टेंशन लग रही है टी। ठीक है, तो ये आप अगर देखेंगे वो पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, यानी कि जो नीचे की तरफ फोर्स है वही ऊपर की तरफ फोर्स के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एम जी दैट इज इक्वल टू एन प्लस में टी। yes ma'am अगर आप लिफ्ट का एफबीडी बनाए, लिफ्ट का एफबीडी में क्या हो जाएगा, एक तो उसका वेट लगेगा नीचे की तरफ एम जी, और क्या लग रहा है एक लिफ्ट पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, यस मैम, और टेंशन और भी। एक लिफ्ट पे टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ। अब ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, दोनों तरफ के फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, यानी कि एन प्लस में एम जी दैट इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या करें बताओ। mg की वैल्यू देखो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन लिफ्ट बाय मैन, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है हमको। तो टेंशन को रिमूव कर देते हैं, क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों तरफ, माइनस कर दो इक्वेशंस को, ये आएगा स्मॉल एम जी माइनस में, माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या माइनस एन माइनस एम जी, दिस इज इक्वल टू एन, यही आएगा ना, टी से टी कैंसिल हो गया और इधर सिर्फ एन है, तो यहां से अगर आप देखें एम जी माइनस कैपिटल एम जी दिस इज इक्वल टू 2n। अब यहां पर आपको सारी वैल्यूज गिवन है, जैसे स्मॉल एम कितना है आपके पास, मास पर्सन का 60, ठीक है, माइनस में लिफ्ट का 30, जी मैंने बाहर कॉमन ले लिया 10 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 30 बाय 2, 300 by 2 150 न्यूटन। आई बात समझ में। यस मैम। ठीक है, और अगर इसमें आपसे ये पूछ रहा होता कि टेंशन कितनी है तो भी आप निकाल सकते थे, यहाँ पुट कर दो। ठीक है, स्मॉल एम आपको पता है कितना था, कितना था स्मॉल एम, पर्सन का 60 इनटू में जी। ठीक है, ये आपके पास हो गया माइनस में 150, दिस इज योर टेंशन। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखिए 600 माइनस में 150 दिस इज टेंशन, कितना आएगा 0, 10 में से 5 गया 5, 450। और हो सकता है आपको ऑप्शंस में जी की फॉर्म में दे रखा हो, तो आप इसको लिख सकते हो क्या 15g, इसको क्या लिख सकते हो 45g, राइट। यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सारे के सारे फोर्सेस देख लो क्या क्या बन रहे हैं। ओके, एफबीडी बनाओ, इक्वेशंस को सॉल्व करो, इसके अलावा तो है भी क्या इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं हम, ये वाला होमवर्क में करेंगे आप। ठीक है, चले आगे। अगला टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ सिस्टम। यस बेटा, मैम जो लेफ्ट का था, लेफ्ट का भी 150 होगा ना, 450। क्या चीज बेटा। मैम पीछे टेंशन जो थी लेफ्ट की वो 450 होगी ना। हाँ, टेंशन जब तक स्ट्रिंग सेम होता है ना, सब जगह ओके सेम मैम। लग रहा है। ओके मैम। ठीक है, और ये रब कर लो, नहीं तो मेरी नोट्स समझ में नहीं आएंगे, ये हटा लो। चलो, यस मैम। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैसे बहुत डिटेल में अभी जब आप कोलिजन्स पढ़ेंगे ना, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन्स, नेक्स्ट चैप्टर में वहां डिटेल में पढ़ेंगे। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो बहुत थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि आपको समझ में आए कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ से निकालेंगे। देखो सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो नेट फोर्स है, एक्सटर्नल नेट अप्लाइड फोर्स जो होगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय में डेल्टा टी। यही था ना। अगर आपके पास ये एफ एक्सटर्नल जो नेट फोर्स है अगर ये जीरो हो जाए, यानी कि मतलब क्या होगा कि डेल्टा पी बाय में डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि डेल्टा पी जीरो, यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। चेंज इन मोमेंटम का ना होना ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब जो पहले था वही बाद में है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैम जैसे कि अगर मास और वेलोसिटी है, उसके रहते हुए भी कोई चेंज ना हो, तो हो सकता वो है, देखो होता है एग्जाम्पल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यस। मैम इसका एक बार और समझा दीजिए ना। हाँ देखो मैम सेकंड लॉ क्या कहता है कि कोई बॉडी के ऊपर अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स है ना, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स बच गया, उसकी वजह से क्या होता है, उसका स्टेट बदलता है। स्टेट बदलता है यानी वेलोसिटी बदलती है, वेलोसिटी बदल रही है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी बदलने का मतलब क्या है, मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू में वेलोसिटी ना। वेलोसिटी बदलना मतलब मोमेंटम का चेंज होना, यस यही मैम। होता है। लेकिन अगर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जो उस बॉडी के ऊपर लग रहा है वो जीरो है, तो उसका जो सिस्टम का, आई एम सेइंग सिस्टम, फॉर सिस्टम, यहाँ पर ऊपर लिख लेना, ये कंडीशन जरूरी है। फॉर सिस्टम आपके पास क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो जीरो होगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा। पहले जो मोमेंटम था वो बाद में मोमेंटम होगा। जैसे इसको एग्जांपल से समझो, अगर मैं एक सिस्टम लेती हूँ, एग्जांपल लो आप, गन वाला ही ले लो चलो। अभी एक गन है और एक बुलेट है, ठीक है। ये गन हो गया और इसके अंदर आपके पास मान लो यहाँ पर एक बुलेट है। अभी फायर नहीं किया आपने, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है ना, यस मैम। बताओ रेस्ट पे, तो इनिशियली इसका मोमेंटम कितना है, मैम जीरो। जाओ ना, मैं आती 15-20 मिनट। बेटा आवाज नहीं। नीतू प्लीज अपना माइक का ध्यान रखा करो बेटा। मोमेंटम इनिशियल क्या है, देखो गन के लिए लिख लो, गन का मास ले लो आप कैपिटल एम, और बुलेट का मास ले लो आप स्मॉल एम। स्मॉल एम, ठीक है। तो अब इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का, मोमेंटम इनिशियल फॉर सिस्टम मैम रेस्ट है। एम इंटू में जीरो वेलोसिटी है उसका, गन का, यस प्लस मैम। में स्मॉल एम इंटू में जीरो वेलोसिटी, यानी जीरो हो गया ना। यस मैम। यस मैम। फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम मतलब आफ्टर फायरिंग, जीरो। एक मिनट, अभी देखो आफ्टर फायरिंग क्या होगा, जैसे ही गन में से बुलेट निकली उसके पास एक वेलोसिटी आ गई, उसकी वेलोसिटी मान लो आप क्या है, v है ऑफ बुलेट, वी। ठीक है। और गन के पास भी वेलोसिटी आती है, रिकॉइल वेलोसिटी, इसको आप v1 मान लो, और इसकी पीछे की तरफ आती है क्या, v2। वी टू। मास तो यस वही है, यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ मैम। सिस्टम क्या है, m कैपिटल M इंटू में एम v2, एंड बुलेट का कितना हो जाएगा, स्मॉल m इंटू में v1, वी टू। ठीक है। बट इस सिस्टम के ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्या है, कोई कोई फोर्स लगाया गया था गन के ऊपर, कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए हैं उनके अंदर जिससे कि काइनेटिक एनर्जी मिली है बुलेट को, यही हुआ है ना। कोई एक्सटर्नली नेट फोर्स अनबैलेंस्ड इस पे बचा हुआ यस मैम। नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि जो पहले मोमेंटम था बिफोर फायरिंग वो आफ्टर फायरिंग भी होगा, यानी कि यहां से आप कंपेयर करेंगे तो m v2 प्लस में m v1 दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। यहां से आपके पास क्या निकल के आएगी, v2 निकाल लेते हैं चलो, v2 आपके पास क्या आएगा, माइनस में m v1 बाय में कैपिटल M, ठीक है। अब यहां से देखो v2 आपके पास क्या आया है, माइनस में वन एम वी वन अपॉन में कैपिटल एम। कैपिटल M,
तो V2 आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है ना, यस Yes, मैम। ma'am. और ये मास किसका है, गन का। गन का। तो गन का। गन जितनी भारी है उसका रिकॉइल वेलोसिटी उतना ही कम होता है, ठीक है, यस मैम। यही होता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि गन को कस के पकड़े। अब जब आप गन को कस के पकड़ेंगे ना, तो आपका और गन का मास ऐड हो जाएगा, आप पूरा एक बॉडी की तरह काम कर रहे हैं। अब ये अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो फिर आपको रिकॉइल कम मिलेगा और आपके शोल्डर को इंजरी नहीं होगी। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, V2 क्या है आपके पास, मैम वो उसका हाफ होता है। यस बेटा ये मास है, ठीक है, वेट तो G से मल्टीप्लाई करके बनेगा ना, ठीक है। अगर आपने मैम यस मान लो ये गन है मेरे पास, ये गन है यस मेरी, मैम। ये मेरी गन है, दिख रही है, दिख रही है सबको, यस पढ़ाई करती मैम। तुम्हारे को बताऊंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर आप इसको ढीला पकड़ेंगे तो क्या होगा, सिर्फ आपके पास गन का मास होगा। जैसे ही वेलोसिटी से एक बुलेट निकलेगी, इसकी रिकॉइल वेलोसिटी आएगी पीछे की तरफ, अगर इसका मास हल्का है तो रिकॉइल ज्यादा मिलेगा, तभी तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा ना। आगे वाला बुलेट का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और पीछे वाला जो अब मोशन हो रहा है वेलोसिटी कम है तो उसका मास ज्यादा होना चाहिए ना, नहीं तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, तभी तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहेगा, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में और एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैंने इसको कस के पकड़ा, अगर मैंने इसको कस के पकड़ा तो इसका मास और मेरा मास में ये और मैं एक बॉडी बन गया, ठीक है। जब बुलेट चलेगी तो अब मास ज्यादा होने की वजह से रिकॉइल कम मिलेगा, अदरवाइज रिकॉइल ज्यादा होता है, इसलिए बोलते बहुत कस के पकड़ना चाहिए। आई बात समझ में सबको? यस यस मैम। ठीक है, तो जो आप बुलेट और गन का मैंने आपको इसलिए पूरा एक्सप्लेन किया क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत बनेंगे, अभी तो नहीं, मतलब अगले चैप्टर पे आप करोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, इसमें किसी को प्रॉब्लम? दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। जब एक्सटर्नल नेट फोर्स 0 होता है सिस्टम के ऊपर, अब देखो यहाँ पर बुलेट के पास भी मोमेंटम था, गन के पास भी मोमेंटम था, मास और वेलोसिटी हो रहा था ना, बट ओवरऑल जब आप सिस्टम की बात कर रहे हो तब उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है और इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल है। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, मैम हाँ जी, जैसे आपने यहाँ पे जो फर्स्ट लिया था मोमेंटम इनिशियल फॉर्म सिस्टम, तो उसमें आपने वन जो एमवी लिया था गन का, उसमें भी आपने 0 लिया था। अगर मुझे क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा तो मैम वो लेंगे ना? हाँ अभी वो भी बताती हूँ मैं। जैसे यहाँ पर तो हमारा इनिशियल सिस्टम रेस्ट पे है, ठीक है, अगर ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसमें पहले ही मोशन हो, जैसे कि एग्जांपल है एक बॉल है, ये एक ऐसा सिस्टम मैं बनाती हूँ आपके लिए। लो, एक बॉल है आपके पास 1 kg की, ठीक है, और ये चल रही है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरी बॉल है आपके पास 2 kg की और ये चल रही है आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, 1 × 2 में 2, दिस इज योर P1 लगा लो, चलो, यस मैम। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 × 1 1, तो मैम तो मान लो आप क्या P2। तो ये P2 P1 प्लस में P2 इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है, ये हो गया 2 प्लस में 2, ठीक है। अब जब ये कोलाइड करेंगे, अब देखो पीछे वाले के पास वेलोसिटी ज्यादा है तो, और आगे वाले के पास कम है, तो कोलाइड करेगी। जब वो कोलाइड करेंगे तो जब वो कांटेक्ट में आएंगे तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से एक फोर्स लगाएगी। मान लो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी। इक्वल एंड अपोजिट दो फोर्सेस लगेंगे, ठीक है, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, इनिशियली भी इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, जब वो टकराई तो भी वो इंटरनल फोर्सेस है, ठीक है। पेयर में जो फोर्सेस आ रहे हैं वो एक पूरा सिस्टम के लिए अगर आप बात करो तो 0 बन रहा है, एक आगे है एक पीछे, लेकिन अलग अलग बॉडी पे बात करो तो फोर्सेस हैं, बट फोर्स सिस्टम की बात कर रहे हैं। फोर्स सिस्टम नेट फोर्स क्या है, फोर्स सिस्टम नेट फोर्स 0, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास F net इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता था, यानी कि आपके पास क्या होगा, नो चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व।
लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। कंजर्व। ठीक है, अब मान लो टकराने के बाद ए जो चल रही है वो किसी एक वेलोसिटी से चलने लगी, मान लो 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और बी आपके पास चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो अब फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मान लो पहले वाले का P1 डैश मान लेते हैं, इसका आप ले लो P1 डैश कितना हो जाएगा? 1 इंटू में 1, ये 1 kg वाली है, ये 2 kg वाली है, ठीक है, और आपके पास P2 डैश कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 2, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? टोटल फाइनल मोमेंटम 1 प्लस में 4, ठीक है, यही होगा ना? यस मैम, 5 ठीक है, ये तो चलो मैंने आपको बोल दिया। अगर हम इसको क्वेश्चन का फॉर्म दें तो मैं आपको चलो ये दे देती हूँ कि मुझे नहीं पता आप सेकंड किस वेलोसिटी से चल रही है। क्वेश्चन क्या आपके पास, सेकंड का वेलोसिटी निकालो, ये आपके पास v इसका कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम क्या है? pf लिख लेते हैं, और ये आपके पास p इनिशियल है, तो pf हो जाएगा आपके पास क्या? 1 इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू में जो वेलोसिटी आपको निकालनी है, और ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप क्या लिखेंगे? p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, यानी कि 2 + 2 4 इज इक्वल टू 1 प्लस में 2v। यहां से आपके पास v कितना निकल जाएगा? 3 आएगा ना, 4 माइनस में 1, 3/2, 3/2। यस, मीटर पर सेकेंड। क्लियर सबको? यस मैम। तो ये एग्जांपल क्यों बताया आपको? क्योंकि जरूरी नहीं है कि इनिशियल मोमेंटम 0 हो, ठीक है, तो जो भी मोमेंटम है इनिशियल वो आपको निकालना, ठीक है। उसके बाद मान लो कुछ भी कोलिजन हुआ या कुछ भी हुआ, फायरिंग हुई गन की, कुछ भी आपके पास बीच में प्रोसेस हुआ है जिसमें फोर्स नेट 0 है, ये असम्पशन बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर आप कंजर्वेशन नहीं कर सकते लीनियर मोमेंटम का। तो नेट फोर्स एक्सटर्नल 0 जब है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहेगा। तो आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम सेम रहना चाहिए, देन आप कंपेयर कर देंगे दोनों की तरफ, 3 चीजें पता होंगी, एक चीज आप निकाल सकते हो, ठीक है, कर लोगे? यस मैम। ठीक है, चलो एक एग्जांपल यस मैम। करो फिर आप लोग, कंजर्वेशन पे ये कीजिए सभी। ये एक स्पेशल केस है अब, जिसमें देखो क्या है, a man weighing 60 kg runs along the rails with a velocity of 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, रेल्स के अलांग वो 18 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा था, उसका मास आपको गिवन है, मास पर्सन का कितना है? 60, और उसका वेलोसिटी कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर, एंड जंप्स इनटू अ कार ऑफ मास 1 क्विंटल, ठीक है। अब रेल्स पे क्या थी? कार थी, मान लो ऐसे मैं दिखा रही हूँ, कार नहीं, चलो ट्रॉली समझ लो, और 1 क्विंटल मतलब 100 kg, दिस इज 1 क्विंटल। यस मैम। अब इस पे वो जंप करता है, भागते हुए आता है, वो इसके ऊपर जंप करेगा, अब वो इकट्ठे मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। जब वो इस पे जंप करेगा तो क्या होगा? अभी इकट्ठे मूव करने लग जाएंगे v वेलोसिटी के साथ। तो आपसे पूछे कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच द कार विल स्टार्ट ट्रैवलिंग अलोंग द रेल्स। अब इस केस में देखो कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो आया, नो मैम। भागते हुए आया, वो उस पे कूदा, अब क्या होगा कि वो इकट्ठे मूव करने शुरू कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा? इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। पहला इनिशियल मोमेंटम क्या है उसका? 60 इंटू में 18 प्लस में कार का कितना है? कार पहले आराम से रेस्ट पे खड़ी हुई थी, उसका मास कितना है? 100 इंटू में उसका वेलोसिटी 0 था। आफ्टर जंपिंग अब वो इकट्ठा मूव करने लग गए हैं, तो आपके पास टोटल मास कितना हो गया? 60 प्लस में 100, और वो एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं v। क्या आप यहाँ से v नहीं निकाल सकते? मैम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे इसके कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बताओ जरा। पहला तो यही हो गया आपके पास, रिकॉइलिंग ऑफ गन, है कि नहीं?
यस मैम। क्योंकि पूरा सिस्टम पहले रेस्ट पे था तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहेगा। इसके अलावा आपने कभी नोटिस किया हो कि कोई पर्सन मान लीजिए एक बोट पे है और वो यहाँ खड़ा है और इधर उसका शोर है, मतलब इसको यहाँ पर पहुंचना है, तो क्या करेगा वो अपने पैरों से बोट के ऊपर फोर्स लगाता है और आगे जंप करता है, ऐसे ही होता है ना। यस मैम। मतलब वो जंप करेगा आगे की तरफ, उसका मोशन आगे की तरफ होता है और बोट का मोशन पीछे की तरफ होता है। ठीक है, ये भी आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही एग्जांपल है। पहले उस पे नेट फोर्स 0 था, अब जैसे वो जंप किया वो उसने उसका मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ और बोट का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल है। इसके अलावा बॉम्ब के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एक बॉम्ब है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा था, जैसे ही वो गिरता है वो ब्लास्ट होता है। अब वो जब ब्लास्ट होएगा तो उसके पीसेस बनेंगे। अब देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है या नहीं? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, जब वो फटेगा ना, अभी देखो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जब वो आपके पास फटेगा तो क्या होगा, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स इस तरीके से उड़ के जाएंगे कि उनका जो वेक्टर सम हो लीनियर मोमेंटम का वो 0 हो जाए। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग इस पे करके दिखाओ। लेट्स से आपके पास ये बॉम्ब है और ये ब्रेक होता है, मतलब ये जब फटता है तो एक कंपोनेंट इसका इधर जाता है 5 मीटर पर सेकेंड से और एक कंपोनेंट इसका इधर जाता है आपके पास क्या, 1 मीटर पर सेकेंड से। नहीं सॉरी, किस वेलोसिटी से जाएगा आप ये निकालो, आपको वेलोसिटी बतानी है लेफ्ट हैंड साइड वाले कंपोनेंट की। और इनका मास का रेशियो दे रखा है आपको, मास रेशियो कितना है, 1:2। ठीक है, ये वेलोसिटी निकालिए बेटा यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो अब स्टार्टिंग में इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं है ना, रेस्ट पे रखा हुआ है वो। ठीक है, रेस्ट पे रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? यस मैम। बॉम्ब एट रेस्ट, तो आपके पास एफ नेट 0 है। इस केस में क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, चेंज इन मोमेंटम 0 होगा। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए कि जो आपके पास टोटल मास है वो x है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक तरफ का 1x और एक तरफ का क्या लिख सकते हो, 2x मास लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर इस तरफ आपके पास क्या है, इनिशियल मोमेंटम तो देखो 0 हो गया, ये हो गया आपके पास p इनिशियल। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एक बॉडी तो चल रही है आगे की तरफ यानी 5 इंटू में 2x और एक बॉडी चली पीछे की तरफ, उसका मास कितना है, x इंटू में वेलोसिटी, और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करा तो यहाँ पर आप नेगेटिव लगा दो। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, यहाँ पर आप क्या लगा दें, एक नेगेटिव। यस, ठीक है, तो आपके पास ये पूरा p फाइनल हो गया। यहाँ से आपके पास क्या निकलेगा, 10x इज इक्वल टू x v, या x आपके पास कैंसिल, v आपके पास कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर भी कुछ किसी को अगर कंफ्यूजन है तो ध्यान से सुनो, इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है ग्रेविटी वाला। अगर बॉम्ब अगर फ्री फॉल भी कर रहा है, मान लो किसी ने प्लेन से बॉम्ब गिरा दिया तो फ्री फॉल हो रहा है ना उसका, तो फ्री फॉल में भी नेट जो फोर्स है ग्रेविटी की वजह से वो तो लग रहा है उसके ऊपर। मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो जब वो अगर ब्लास्ट भी करता है, गिरता भी है, तो जिस डायरेक्शन में आपके पास नेट फोर्स 0 था, अगर उस तरफ कोई भी पार्ट्स उसके उड़ के जाते हैं, वो इस तरीके से उड़ के जाएंगे कि पहले अगर मोमेंटम उस डायरेक्शन में 0, अगर देखो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल 0 है तो मोमेंटम उस डायरेक्शन में 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी आफ्टर ब्लास्ट भी उस डायरेक्शन में क्या होगा, 0 होगा। तो कंपोनेंट्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा कि उनका वेक्टर सम अगर करेंगे हम लीनियर मोमेंटम का अलग अलग कंपोनेंट्स का, तो 0 आना चाहिए। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, तो आई थिंक इससे बाहर आपको कोई बेसिक बचता नहीं है, और कोई समस्या है तो पूछिए। मैम, हाँ जी, मैम जो आपने पीछे वाला क्वेश्चन कराया था ना कि एक मैन जो है वो कार पे स्टैंड करता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी